स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जो खंड यूपी टेट में आता है, उसके यूपी टेट में फर्स्ट पेपर जो 8 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ये विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इसलिए पूरे समय जुड़े रहिए और इस विश्लेषण को समझिए। इस विश्लेषण में हम लोग पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये अनुमान लगाएंगे कि और क्या पूछा जा सकता है। तो एक कंप्लीट क्लास होगी कि जिसके बाद हम एग्जाम दे सकते हैं। आइए टेस्ट की शुरुआत करें। पहले आपके सामने क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देना है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? आंसर, जल्दी से आंसर बताएं। वेरी गुड, ये दिया है गॉर्डनर ने। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सही आंसर गॉर्डनर। गॉर्डनर ने। अब प्रश्न हुआ कि ये आया कहाँ से है। तो ये प्रश्न आया है बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड बुद्धि के सिद्धांत से। कहाँ से पूछा गया? बुद्धि के सिद्धांत से। अब हम आपसे बुद्धि के सिद्धांत से कुछ और प्रश्न पूछने जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी आपको उन प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तैयार हैं? जहां भी हो आंसर लिख कर भी दीजिए और बोल कर भी दीजिए, जिससे कि एग्जाम की तैयारी हो जाए। बताएं, निश्चित व अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? निश्चित व अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 2। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। और भी प्रश्नों के आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का 3D सिद्धांत। बुद्धि का 3D सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये गिलफोर्ड। 3D, 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के किस सिद्धांत में मेटा घटक की अवधारणा दी गई है? बुद्धि के किस सिद्धांत में मेटा घटक की अवधारणा दी गई है?
बुद्धि के किस सिद्धांत में मेटा घटक की अवधारणा दी गई है? स्टर्नबर्ग का त्रितांत्रिक सिद्धांत। मेटा घटक की अवधारणा स्टर्नबर्ग का त्रितांत्रिक सिद्धांत। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है यहाँ से सबको, अपने नेटवर्क को जांच कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विकारक सिद्धांत। चलिए चैट को, हाँ बिल्कुल ओपन कर दे रहे हैं जिससे कि पता चले कि क्या चल रहा है सबको। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देखना है कौन पहले देता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयर, यस स्पीयरमैन। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने, टर्मन और स्टर्न। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? मानसिक आयु की अवधारणा किसकी देन है? तेजी से बताएं। मानसिक आयु की अल्फ्रेड बिने की देन है। प्रथम बुद्धि परीक्षण का नाम बताएं। प्रथम बुद्धि परीक्षण का नाम बताएं। प्रथम बुद्धि परीक्षण का नाम बताएं। प्रथम बुद्धि परीक्षण विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, वेरी गुड। भाटिया बैटरी किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? 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 यस, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। वैयक्तिक अशाब्दिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें। हम लोग आज यूपी टेट जनवरी 2020 के प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रहे हैं और ये विश्लेषण बहुत उपयोगी होने वाला है। हम लोग एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे और अनुमान लगाएंगे और क्या पूछा जा सकता है। कुलसुम बानो लिख रहे हैं कि सर क्वेश्चन है, ओरल टेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने। सेकंड, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। यस, यह करने में कठिनाई होती है, पढ़ने और वर्तनी में। वेरी गुड। कहाँ से आया है? अधिगम अक्षमता के प्रकार से। अधिगम अक्षमता की प्रकार से। अब यहां से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं।
यस, पूछा जाए। अधिगम अक्षमता के प्रकार। लेखन संबंधी अधिगम अक्षमता। लेखन संबंधी अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? वेरी गुड, डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधी अधिगम अक्षमता डिस्ग्राफिया। गणित सीखने संबंधी अधिगम अक्षमता। गणित सीखने संबंधी अधिगम अक्षमता डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंगों में समन्वय संबंधी अधिगम अक्षमता। शरीर के अंगों में समन्वय संबंधी अधिगम अक्षमता। वेरी गुड, डिस्प्रैक्सिया। उच्चारण संबंधी अधिगम अक्षमता। उच्चारण संबंधी अधिगम अक्षमता। उच्चारण संबंधी अधिगम अक्षमता डिस्फोनिया। चलिए, ये दो गए क्वेश्चन। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं पिछले यूपी टेट के पेपर का, और उसी की सहायता से विश्लेषण और रिवीजन दोनों काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, सॉल्व करिए, की भूमिका नहीं है? वेरी गुड, आंसर है बी। और आपने बिल्कुल सही लगाया है, आंसर है बी। शिक्षक को निशक बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या क्या करना चाहिए, ये आप जाने। समावेशी शिक्षा में बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो सही आंसर बी है। लेकिन अब और कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग, समावेशी पूछेंगे समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को पढ़ाया जाता है? केवल सामान्य बच्चों को, केवल विशिष्ट बच्चों को, या सामान्य और विशिष्ट दोनों? ये कहां से आया है? वेरी गुड, दोनों। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेजी से बताएं, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संवेदनशीलता का विकास करना। संवेदनशीलता का विकास करना। संवेदनशीलता, जब सामान्य बच्चे विशिष्ट बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे तो उनमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए आंसर बताएं। वेरी गुड। प्रेरित करना, प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और भी क्वेश्चन तैयार हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नों पर ही। किन प्रश्नों के द्वारा स्मृति और पहचान की जांच की जाती है? किन प्रश्नों के द्वारा स्मृति और पहचान की जांच की जाती है? किन प्रश्नों के द्वारा स्मृति और पहचान की जांच की जाती है? ज्ञानात्मक प्रश्न, ज्ञानात्मक प्रश्न। किन प्रश्नों के द्वारा सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? किन प्रश्नों के द्वारा सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? क्वेश्चन पर ध्यान दें। किन प्रश्नों के द्वारा, बिल्कुल सही मोहित बता रहे हैं, सबसे पहला आंसर दिया मोहित ने। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन इंडेड क्वेश्चन, मुक्त अंत वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव का वर्गीकरण करें। सजीव और निर्जीव का वर्गीकरण करें। किस प्रकार का प्रश्न है? शिवम सबसे पहला आंसर दिया है, शिवम ने। सजीव और निर्जीव का वर्गीकरण करें। वर्गीकरण करने वाले प्रश्न कौन से प्रश्न हैं? बोधात्मक, बोधात्मक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रश्न जिनके उत्तरों पर उत्तर देने वाले के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिनके उत्तर सार्वभौमिक होते हैं। कौन से? आंचल, वेरी गुड। देख रहे हैं कौन सबसे तेजी से आंसर दे रहा है 5 सेकंड में। कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वेरी गुड। फिर से जो लोग बाद में जुड़े हैं, आज हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। मींस रिवीजन विद क्वेश्चन पेपर। आज हम लोगों की रणनीति है, हाँ क्वेश्चन वही है, हम अलग से ओरल पूछेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे विद रिवीजन। मीन्स हम लोग पेपर सॉल्व करने के साथ साथ क्या करने वाले हैं? पेपर सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग उन प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास से। ये प्रश्न आया है विकास के पक्ष से। विकास के पक्ष,
विकास के पक्ष से, चलिए विकास के पक्ष से प्रश्न पूछ लें आपसे। तैयार हैं? विकास के पक्षों के नाम याद होंगे आपको, जल्दी बताइए। विकास के पक्षों से प्रश्न हो जाए। विकास के पक्ष, गुड। बताइए किस विकास का संबंध मानसिक क्रियाओं से है? विकास के किस पक्ष का संबंध मानसिक क्रियाओं से है? वेरी गुड, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। किसी वेरी गुड। भावों का प्रबंधन, भावों का प्रबंधन किससे संबंधित है? भावात्मक, भावात्मक विकास से। भावात्मक विकास। अच्छे मूल्यों का विकास किस पक्ष से संबंधित है? अच्छे मूल्यों का विकास किस पक्ष से संबंधित है? नैतिक विकास। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तेजी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंगों में समन्वय विकास के किस पक्ष से संबंधित है? शरीर के अंगों में समन्वय विकास के किस पक्ष से संबंधित है? तेजी से आंसर दें। कामक मनश्चालक विकास। गुड, ये है विकास के पक्ष। नेक्स्ट पेपर सॉल्व हम लोग कर रहे हैं और उसके साथ रिवीजन, रिवीजन विद पेपर सॉल्विंग चल रहा है। पेपर एनालिसिस हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं। और यस, मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही, सही आंसर है ए। कहाँ से आया है? विकास की विशेषताएं पढ़ते हैं हम लोग, विकास की विशेषताएं, विकास की विशेषताएं, और यहां से ये प्रश्न है। चलिए विकास की विशेषताओं से हम कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं आपसे। तैयार हैं? यस और नो कहना है। अगर मेरा सेंटेंस सही होगा तो आप ट्रू कहेंगे, नहीं तो आप फॉल्स कहेंगे। ट्रू एंड फॉल्स, ठीक? आप सिर्फ टी और एफ लिख सकते हैं। रेडी हैं? गुड। क्वेश्चन, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। टीआरएफ, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ट्रू, यस ट्रू सही आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दें। विकास की दर सदैव एक समान होती है, विकास की दर सदैव एक समान होती है। ट्रू और फॉल्स? टीआरएफ, विकास की दर सदैव एक समान होती है। फॉल्स सेंटेंस है, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से सुने। विकास के दो आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास के दो आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, ट्रू।
नेक्स्ट, विकास एक निश्चित आयु तक होता है। विकास एक निश्चित आयु तक होता है। ट्रू और फॉल्स, टी और एफ। यस, फॉल्स सेंटेंस है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास की विशेषताएं के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक, सही आंसर बताइए कौन है। कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल सही, गेने हैं। पुस्तकों के नाम आपने याद किए हैं कुछ? पुस्तकों के नाम ने आपको ग्रुप में भी भेजे थे और लिखा, सीट भी दी थी, लिखाया भी था। कुछ पुस्तकों के नाम पूछा जाए। एनिमल, ये कहाँ से है? पुस्तकों से। आज ग्रुप में पुस्तकों के नाम फिर से भेज देंगे। अगर आप में अब तक नहीं लिखा है तो आप पुस्तकों के नाम और लेखक याद कर लीजिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस, पुस्तकों के नाम और लेखक आज ये ग्रुप में आपके जाएगा। सबके ग्रुप में आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ढेर सारी पुस्तकें हैं। और द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक गेने हैं एनिमल इंटेलिजेंस के थॉर्नडाइक हैं। चलिए पुस्तकों पर, तो इसका मतलब है कि पुस्तकों के नाम और उनके लेखक भी तैयार रहें एग्जाम के लिए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किसका है? स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल का है। ये कथन किसका है? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक भी लिखी है। एडोलसेंस नामक पुस्तक भी लिखी है। और ये आया कहाँ से है? विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं व उनकी विशेषताएं। विकास की अवस्थाएं व उनकी विशेषताएं। तो विशेषताएं याद हैं? कुछ प्रश्न पूछा जाए, बताइए। समूह का काल। समूह का काल किस अवस्था को कहते हैं? समूह का काल किस अवस्था को कहते हैं? उत, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। प्रश्नों का काल। प्रश्नों का काल किसे कहा जाता है? प्रश्नों का काल किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। तार्किक चिंतन का प्रारंभ। तार्किक चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में हो जाता है? उत्तर बाल्यावस्था, या कह लें मूर्त संक्रियावस्था। जीन प्याजे ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संज्ञानात्मक परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा जाता है? संज्ञानात्मक परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा जाता है? किस अवस्था को कहा जाता है? वेरी गुड, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवत्वारोपण किस अवस्था की विशेषता है? जल्दी आइए, जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण यस, संवेदी प्रेरक अवस्था के साथ साथ ये शैशवावस्था की भी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, आंसर में चाहे संवेदी प्रेरक अवस्था हो या शैशवावस्था हो, दोनों ही विकल्प सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुत्क्रमणीयता। अनुत्क्रमणीयता किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? अनुत्क्रमणीयता। अनुत्क्रमणीयता किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? पूर्व पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियावस्था, दोनों विकल्प होंगे, इसलिए यहाँ पर रुक रहे हैं कि दोनों चीजें पूछी जाएंगी आपसे। पूर्व संक्रियावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, वर्गीकरण और संगठन। वर्गीकरण और संगठन किस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? वर्गीकरण और संगठन किस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? किस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? उत्तर बाल्यावस्था या मूर्त संक्रियावस्था। जीन प्याजे में होगा तो मूर्त संक्रियावस्था, नहीं तो उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श मूलक चिंतन। आदर्श मूलक चिंतन। आदर्श मूलक चिंतन या कह लें आदर्शवादी चिंतन। आदर्श मूलक चिंतन या आदर्शवादी चिंतन। वेरी गुड, किशोरावस्था। किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की अवस्थाओं से नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिद्वंदिता का काल। प्रतिद्वंदिता का काल। प्रतिद्वंदिता का काल प्रतिद्वंदिता का काल उत्तर बाल्यावस्था है। प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे को पिछाड़ना। एक दूसरे को पिछाड़ना। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। पिछाड़ना उत्तर बाल्यावस्था, पेपर
एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, रिवीजन विद पेपर एनालिसिस। आज हम लोगों ने एक पैटर्न लिया है कि हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? यस, सही आंसर है 36 मिनट। कहाँ से आया है? शिक्षण विधियां, विभिन्न शिक्षण विधियां हैं। यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाए, सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताइए, सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं एलन, यस बिल्कुल सही, रॉबर्ट बुश, एलन और एचिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रथम पद, सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रथम पद बताएं। शिक्षण है, यस शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रथम पद शिक्षण है, शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण विधि का अंतिम पद, सूक्ष्म शिक्षण विधि का अंतिम पद पुनः प्रतिपुष्टि है, पुनः प्रतिपुष्टि। अमेरिकी मॉडल में, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी मॉडल में सूक्ष्म शिक्षण विधि के अमेरिकी मॉडल में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 45 मिनट्स, यस 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ये कथन रॉस का है। और हमने आपके ग्रुप में पहले भी कथन भेजे हैं, तो ये कथन आप अपने ग्रुप से लिख भी लिया होगा और याद करके जाइएगा। आपको 23 को एग्जाम देना है। 11, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे
सही आंसर सी। बच्चे को परामर्श देना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। यस, सही आंसर। छात्रों के सर्वांगीण विकास से वृत्तिक मतलब वृत्ति व्यवसायिक। वृत्ति का मतलब व्यवसायिक से है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? यस, ब्लूम। ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी। तो अब हम दोनों जगह से प्रश्न पूछेंगे आपसे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन होने वाला है, और कहां से? अधिगम के सिद्धांत से। तैयार हैं? अधिगम के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ रिवीजन चल रहा है, रिवीजन विद क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो अधिगम के सिद्धांत से प्रश्न पूछने जा रहे हैं, और ब्लूम की टेक्सोनॉमी से। तैयार हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? पेवलोव हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? पेवलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? भूल एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर थॉर्नडाइक। वेरी गुड। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेरी गुड, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। वेरी गुड, बस 5 सेकंड के अंदर दीजिए। सही आंसर कुर्ट लेविन है। कुर्ट लेविन। अधिगम का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। अधिगम का सक्रिय अनुबंधन, अधिगम का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, स्किनर ने। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए गए?
ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए गए हैं? ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर? 6 स्तर बताए गए हैं। 6 स्तर। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में पहले स्तर का क्या नाम है? पहला स्तर कौन सा है? पहला स्तर कौन सा है? ब्लूम की टेक्सोनॉमी में पहला स्तर ज्ञान है। पहला स्तर ज्ञान। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक विकास का सर्वोच्च स्तर, संज्ञानात्मक विकास का सर्वोच्च स्तर, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक विकास का सर्वोच्च स्तर, वेरी गुड, मूल्यांकन है। मूल्यांकन है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में किस स्तर में व्याख्या करना आता है? किस स्तर में व्याख्या करना आता है? ब्लूम की टेक्सोनॉमी में किस स्तर में व्याख्या करना आता है? वेरी गुड, बोध स्तर। बोध स्तर। गुड। तो अधिगम के सिद्धांतों से प्रश्न होंगे, याद कर लीजिएगा, पढ़ा है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है? जल्दी बताइए। अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। वेरी गुड, सही आंसर डी है। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओरल, वो बताइए, अगर कोई बालक शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ दे, दीपांजलि का सबसे पहले आंसर आया है, वेरी गुड, तो ये क्या कहलाता है? वेरी गुड, अपव्यय। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, अवरोधन पूछा गया, अपव्यय आ सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? हाँ अर्चना, आ रहा है मैसेज सबका। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? वेरी गुड, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल कहाँ से आया है? आप देख रहे हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट को मिलाते चले जा रहे हैं। ये आया है शिक्षण कौशल से। शिक्षण कौशल। 15। यस प्रियांशी, चैट जा रहा है, आंसर भी आ रहे हैं आपके। यस, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 16,
स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। सही से। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी है? एनिमल इंटेलिजेंस थार्नडाइक। तो ए के नीचे 3 हो गया। पुनर्वलन की अनुसूचियां, पुनर्वलन की अनुसूचियां किसने दी हैं? वेरी गुड, स्किनर। सारगर्भिता का नियम, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट वादियों की देन है। अनुकूलन की क्रियाएं पढ़े थे हम लोग, प्याजे में हम लोगों ने पढ़ा है अनुकूलन की क्रियाएं प्याजे की। तो सही आंसर ए के नीचे तीसरा, बी के नीचे चौथा और सी के नीचे पहला। तो सही आंसर मिला हम लोगों को डी। वेरी गुड। और यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे आपसे। नेक्स्ट, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? वेरी गुड, ये संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। ये प्रश्न कहाँ से आए हैं? विकास के नियम से। तो हम विकास के नियमों से और प्रश्न पूछने जा रहे हैं आपसे। तैयार हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है विकास के नियम से। क्वेश्चन नंबर 1, विकास का कौन सा नियम कहता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है? विकास का कौन सा नियम कहता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है? तो वेरी गुड, अनुक्रमिकता का नियम। अनुक्रमिकता का नियम कहता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का कौन सा नियम कहता है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं? विकास का कौन सा नियम कहता है? दीपांजलि, दीप, बिल्कुल कुछ लोग आंसर बहुत तेजी से आ रहे हैं। विकास का अंतः संबंध का नियम, अंतः संबंध का नियम, अंतः संबंध का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा नियम कहता है कि विकास की दर भिन्न भिन्न होती है?
वेरी गुड। वैयक्तिक भिन्नता का नियम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विकास का कौन सा नियम कहता है कि विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है? यस, प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का नियम। विकास का कौन सा नियम कहता है, सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। वेरी गुड। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि शरीर के अंगों में समन्वय पहले केंद्र में होता है, फिर दूर के अंगों में होता है? यस, एकीकरण का नियम या केंद्र से परिधि की ओर का नियम। चलिए 17 हो गया। 17 के बाद 18। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? सही आंसर 86वां संविधान संशोधन 2002 पढ़े हम लोग। और इस संशोधन को लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम, कौन सा अधिनियम, यस, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A। आपके एग्जाम में आ सकता है 23 को। अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 का इस संशोधन को लागू करने के लिए RTE 2009 बनाया गया। RTE 2009। यस, कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। वेरी गुड। किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य किया गया है? किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य किया गया है? 6 से 14। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य किया गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? वेरी गुड। एक शिक्षक 30 छात्रों पर एक शिक्षक।
चलिए कुछ इसको तैयार कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, जल्दी से बताएं। विलियम मैकडूगल थे। मैकडूगल। कहां से प्रश्न आया? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से आया है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से आया है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। जल्दी से ओरल, जल्दी जल्दी से आंसर देना है आपको। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसकी देन है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? विक्टर ब्रूम ने। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम। वेरी गुड। आइए आगे बढ़ा जाए, सिद्धांतों को याद कर लीजिएगा। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो पूरी बाल्यावस्था को, पूरी बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहते हैं। हम लोग कर रहे हैं यूपी टेट के प्रश्न पत्र का एनालिसिस, रिवीजन विद क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। रिवीजन के साथ साथ प्रश्नों का विश्लेषण। 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? किलफोर्ड ने कहा है। और अधिगम की और परिभाषाएं हमने आपके ग्रुप में भेजी थी, लिखवाया भी था। आप इन परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। 21 के बाद 22 पर इसको भी सुमेलित करना है। सूची ए और सूची बी को सुमेलित कीजिए। पढ़े थे हम लोग। यस, ब्रूनर का। चलिए सीधे बताइए, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसका है? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसका है? आप बता रहे हैं यस, ये है ग्लेजर का। साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण गॉर्डन का साइनेटिक्स। अब बताएं, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम जहां लगा रहेगा आसुवेल का है, याद किए थे हम लोग, आसुवेल का है। फिर संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान ब्रूनर का है। चलिए मिलान करिए,
कौन सा सही होगा? ए के नीचे 4 होगा, बी के नीचे 3, सी के नीचे पहला। तो सही आंसर ए है। तो शिक्षण के प्रतिमान लिखाए हैं, वहां से प्रश्न आ सकता है, तैयार किए रहिएगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, वेरी गुड, समस्या की पहचान। समस्या की पहचान। समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। समस्या समाधान का दूसरा चरण बताएं। समस्या समाधान का दूसरा चरण, वेरी गुड, समस्या का विश्लेषण करना। दूसरा चरण है समस्या का विश्लेषण। तीसरा चरण, तीसरा चरण बताएं। तीसरा चरण योजना निर्माण, वेरी गुड। और चौथा चरण, चौथा चरण जल्दी से बताइए। चौथा चरण योजना का क्रियान्वयन। और अंतिम चरण, अंतिम चरण बताइए, योजना का मूल्यांकन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। ट्वेंटी फोर, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। सही आंसर खोजिए। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। आंसर, सही आंसर है बी। सही आंसर बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के कौन कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? यस, सही आंसर है। बताइए सही आंसर, प्रस्तुतिकरण। लेकिन इसको नोट कर लें आप अपनी कॉपी में। देखिए यहीं पर थोड़ा सा हम आपको बता दें, कुछ लोग नहीं पढ़े इसको। शिक्षण स्तर, शिक्षण स्तर 3 है। शिक्षण स्तर अगर नहीं पढ़ा है तो अपनी कॉपियों में जल्दी से नोट कर लेंगे। 3 स्तरों में बांटते हैं, स्मृति स्तर। शिक्षण स्तर 3 प्रकार के, स्मृति स्तर, बोध स्तर, नोट कर लीजिएगा आजकल बहुत पूछा जाता है, और चिंतन स्तर। चिंतन स्तर
या इसे कहते हैं परवर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव। इसको आप इस तरह से समझें कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञान स्मृति स्तर, बोध वाला बोध स्तर और शेष सभी चिंतन स्तर में आएंगे। तो शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर का जो शिक्षण प्रतिमान है, बिल्कुल स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान, जिनको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल हम क्लास में पढ़े हैं, कुछ को नहीं पता होगा तो लिख लेंगे। स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान, जो लोग पढ़े हैं वो बताएं, स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? हर्बर्ट ने, हर्बर्ट ने दिया। और इसमें चरण कौन कौन से बताए हैं? पहला इन्होंने बताया, चलिए बताइए, जो लोग पढ़े हैं बताएं, पहला कौन सा? तैयारी या परिचय। पहला चरण, पहला तैयारी या परिचय। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण। तीसरा है साहचर्य व तुलना, साहचर्य व तुलना, साहचर्य व तुलना। चौथा, नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल जो लोग पढ़े हैं बताते चले। चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है अनुप्रयोग। इसमें से कहीं से भी प्रश्न एग्जाम में मिल सकता है आपको, तो याद किए रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है 23 तारीख को होने वाले एग्जाम के लिए। यह है स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान, हर्बर्ट ने दिया है। और बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान भी हमें पता हो। बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान जो लोग पढ़े हैं वो बताएंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं इसको लिख लें, यूपी टेट के एग्जाम में आ रहा है ये शिक्षण प्रतिमान। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये यहां से प्रश्न हमको मिलेंगे। और इसको दिया है मॉरिसन ने, याद रखेंगे, इसको दिया है मॉरिसन ने। और कौन कौन से इसमें पद हैं? पहला है अन्वेषण या खोज, अन्वेषण या खोज। दूसरा पद है, दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण, दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण। तीसरा लिखिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मसातकरण या आत्मीकरण, आत्मसातकरण या आत्मीकरण, या आत्मीकरण। चौथा है व्यवस्था या संगठन। और पांचवा होगा अनुवाचन या अभिव्यक्ति।
लिखना हमने इसे इसलिए लिखा है कि अगर आपका किसी वजह से आपने ना पढ़ा हो तो अब से इसको याद कर लीजिए। पूरी संभावना है कि 23 जनवरी को जो एग्जाम होगा हमें यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ज्ञान और बोध बहुत महत्वपूर्ण है, स्मृति और बोध स्तर पर। बाकी हंट का भी, लेकिन इतना याद करिएगा, जरूर पूछा जाएगा। हाँ, चिंतन स्तर में क्रम याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना याद रखेंगे कि चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान को हंट ने दिया है। हंट ने, तो इतनी बातें याद रखिएगा। हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट आपको यूपी टेट में एक प्रश्न दिलवा सकते हैं। यश, नहीं, अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि एग्जाम में आ सकता है और आएगा भी। तो याद रखिएगा 25, 25 के बाद अब आ जाइए 26। 26 निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? सही आंसर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट 26 के बाद 27। आगे सॉल्व करने के पहले आपको बता दें कि एक बहुत से साथी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन 500 का है तो जुड़ नहीं पाते हैं, तो हमने कल बहुत टेक्निकल नहीं है हम, तो बहुत समझ नहीं, लेकिन कल हमने एक YouTube चैनल, अन्य साथियों के सहयोग से एक YouTube चैनल बनाया है। प्रयास मेरा होगा कि हम आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकें। सिंपली साइकोलॉजी के नाम से है, सिंपली साइकोलॉजी के नाम से है ये चैनल, सिंपली साइकोलॉजी स्टडी ग्रुप। तो आज भी बहुत से साथी क्लास से जुड़ नहीं पाए, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है जूम केवल 500 अलाउ करता है। तो मेरा प्रयास है कि YouTube की सहायता से हम आपके लिए ज्यादा उपलब्ध हो सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब खुद भी कर लीजिएगा और अपने परिचित में अन्य साथियों को भी दे दें, क्योंकि लाइव क्लास के लिए शायद 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। तो थोड़ा सा आप हेल्प करिए, जिससे कि हम YouTube पर भी आपकी क्लासेस ले सकें और बिना बाधा के। ठीक है, तो ये काम आज आप कर लें तो पूरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक, क्योंकि आज बहुत से साथी आपके, हाँ, यह 650 से ज्यादा हो गए हैं। तो आप अपने ग्रुप में, अपनी पहचान में जो भी लोग हों, जिससे कि लाइव हुआ जा सके, क्योंकि हमने बात की तो जो लोग चलाते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, 1000 चाहिए होता है सब्सक्रिप्शन लाइव के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो अभी उस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी YouTube पर भी आपको वीडियो आदि मिल जाएंगे। आइए, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ब्रूनर के सिद्धांत में हम लोगों ने 3 पढ़ा था
के लिए 3 पढ़ा था। यस, श्वेता बता रही कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। कल ही शाम को चैनल बना है और आपके सहयोग से 650 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा आप हेल्प करेंगे तो 1000 से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए, ब्रूनर ने बताया कि 3 अवस्थाओं के बारे में। अंकिता कह रही कि हमने अपने घर में सबका कर दिया। थैंक यू। आपके हेल्प की आवश्यकता है जिससे हम आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। क्रियात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। क्रियात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो क्रियात्मक ये 3 बताया है ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्रतीकात्मक को संकेतात्मक भी कह सकते हैं आप। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर ए। क्लियर हो पा रहा है? 27। हाँ, चलिए, मुकेश कह रहे हैं कई लोगों को हमने भेजा है। अंतः प्रज्ञा प्याजे का है। बिल्कुल आपके ही सहयोग से सब कुछ चीजें हो सकती हैं। और बिल्कुल, क्योंकि आप अपने हैं तो बता दें, बहुत तकनीकी रूप से हमको बहुत नॉलेज नहीं है ऑनलाइन इन सब चीजों की। लेकिन आपकी हेल्प के लिए, आपके प्यार से ये चीजें चल रही हैं और अच्छा लगने लगा है कि ऑनलाइन भी हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। 27 के बाद आइए 28 पर। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं, इनका सही क्रम बताइए। सही क्रम बताना है। इनका सही क्रम बताएं। वेरी गुड। सबसे, चलिए हम पूछ रहे हैं, पहला कौन सा? पहला कौन सा? पहला कौन सा? खोज। पहला है खोज। वेरी गुड। दूसरा? पहला है खोज, दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण। वेरी गुड। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यस, आत्मीकरण पढ़ा था हम लोगों ने अभी। चौथे नंबर पर संगठन या व्यवस्था। तो 28 का सही आंसर बी, वचन लास्ट है। देखिए, कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का पहला पद कौन सा है, या बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का अंतिम पद कौन सा है। अगर सही क्रम पूछे हैं तो पहला और अंतिम पूछ सकते हैं। तो इसको इस तरह से तैयार रखिएगा जिससे कि एग्जाम में सब सही कर लें हम लोग। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से
संबंधित नहीं है, नहीं है। सही आंसर अनुमूल्यन है। संज्ञानात्मक क्षेत्र हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? जल्दी से बताएं, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? सही आंसर है लंबवत। लेकिन ये प्रश्न आया है अधिगम के वक्र से। ये प्रश्न आया है अधिगम के वक्र से। और अब हम अधिगम के वक्र से आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। तैयार हैं? बिल्कुल पूछा जाएगा। और एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आएंगे? यदि सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र हो, बाद में मंद हो जाए, तो कौन सा वक्र मिलता है? प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो, याद आ रहा है? प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाए, तो इस तरह का वक्र मिलता है और इसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। यदि प्रारंभ में सीखने की गति, यदि प्रारंभ में सीखने की गति मंद हो, बाद में तीव्र हो, तो कौन सा वक्र मिलता है? नतोदर, नतोदर वक्र। और यदि सीखने की गति घटती बढ़ती रहे, तो मिश्रित वक्र। क्लियर हो रहा है? तो कर पाएंगे क्लास? आज हम लोगों ने रिवीजन विद क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, प्रश्नों के विश्लेषण के बाद, यस लिंक हम ग्रुप में फिर से भेज देंगे। आपके आज साथ कई साथी आज फिर से क्लास में नहीं जुड़ पाए, इसके लिए हमें बहुत कष्ट है। कुछ लोग जुड़े और बाद में नहीं आ पाए, इसलिए मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी हम ऐसे सक्षम हो जाएं कि हम आप सभी से जुड़ पाएं। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे हम आपको, मेरा प्रयास है कि जरूरी वीडियोस भी हम आपको भेज सकें। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिए। आज हमें लगता है कि बहुत कुछ रिवीजन कर पाए हम लोग। ओके, कल हम लोग फिर से मिलेंगे 7 बजे और बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।